ये लेक्चर पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है और इसमें हम समझने वाले वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स को कोर कंसेप्ट कहा जाता। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसमें डेटा होती है। डेटा के साथ कैसे काम करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे कॉल करना है, उसके लिए आपको ये वेरिएबल्स आने चाहिए। और इस लेक्चर में आपको वेरिएबल्स कुछ ऐसे समझाया जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप किसी भी लैंग्वेज को पकड़ लो, चाहे वो सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ लो, अगर वहाँ पे बात होती है वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स के लिए आप 100% तैयार रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने 100% वेरिएबल को पूरा हर एक एस्पेक्ट से कवर किया है। तो आपका काम है प्रैक्टिस करना, और आपने नोट्स भी अपने प्रैक्टिस के साथ बनाना है। आपने नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि सिर्फ देखोगे, देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें आप देखने वाले हो, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप उसमें से 50% चीज़ें तो भूल जाओगे। वैसे तो आप दिनों तक प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते, एक दिन अगर गुजर जाता है, तो आप 100% वो चीज़ें भूल जाओगे। सिर्फ आपको याद रहेगी कि हाँ वेरिएबल क्या थे, बाकी वेरिएबल को कैसे स्टोर करना है, कैसे कॉल करना है, वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस की नीड होती है, प्रैक्टिस ही आपको एक्सपीरियंस देता है। तो एक्सपीरियंस से ही अच्छा डेवलपर आप बन सकते हो, अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, एआई की तरफ जा रहे हो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, और ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर वेरिएबल की बात होती है, तो वहाँ पे आप 100% पहले से तैयार होंगे। सिर्फ वहाँ पे साइंटिक्स अलग आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपके लिए चैलेंजेस भी है आगे, आपने उन चैलेंजेस को भी फुलफिल करना है। होमवर्क आपके लिए मौजूद है इस लेक्चर में। तो बढ़ते समझते हैं वेरिएबल्स को। अब इस एग्जाम्पल को आपने गौर से देखना है। जैसे ये रहे आप, और मैंने आपको दे दिए 500 रुपये। कब दिए? मान लो, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, मान लो। ऐसे ही आप यहाँ पे मान लो मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। आपके पास जगह ना होने की वजह से, जिस जगह पे आप पैसों को स्टोर करते हो, अगर वो जगह ना होती, कल मैं आपसे वापस अपने 500 रुपये मांग लूँ टुमारो, 100% आपसे ये पैसे गायब या तो फिर गुम हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसे स्टोर ही नहीं किया। जब स्टोर नहीं किया, महफूज नहीं किया, तो गुम तो होने थे। जैसे कि आप अकाउंट बनाते हो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाना शुरू ही किया था, कि आपसे आप ये चीज़ें मांगे गए कि नेम बता दो, एज बता दो, जेंडर बता दो, ईमेल बता दो, पासवर्ड बता दो। ये सब कुछ क्या है? ये फेसबुक के लिए डेटा है, जो हम फेसबुक को देते हैं अकाउंट बनाते वक्त। अब ये डेटा कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होती है, बिल्कुल होती है। तो वो जो स्टोर करने का जगह होता है, उसी को वेरिएबल कहा जाता। मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स उनका वो जगह होता है जहाँ पे वो डेटा को महफूज रखते हैं, ताकि वो डेटा रीयूज़ कर सके। इन फ्यूचर अगर आप कोई नए मोबाइल में अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश करोगे, तो फेसबुक के पास आपका डेटा पहले से मौजूद है। आपने सिर्फ वहाँ पे बताना है, ईमेल और पासवर्ड बताना है। ये चीज़ें आप पहले से बता चुके हो, ये वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बेस पे आपका अकाउंट वापस ओपन हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर आपके कपड़ों में जेब होते, तो आप ये पैसे उठा के महफूज करते उसमें, और मेरे पैसे आप वापस मुझे लौटा देते। तो इस वक्त आप 500 रुपये मेरे कर्जदार हो। और सेम ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 3 बॉटल्स है, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2 एंड बॉटल नंबर 3। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लूँ, इनमें से कोई एक बॉटल मुझे पकड़ा दो, कोई एक बॉटल आपने मुझे पकड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, 3 बॉटल से कौन सा बॉटल, किस टाइप का बॉटल आपको चाहिए। मैं आपसे ये कह दूँ कि वो बोतल होना चाहिए वाटर का, पानी का। कैसे ढूंढोगे कि ये पानी का बोतल है? इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये लेबल्स है। इन लेबल्स के बेस पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कौन सा बोतल किस टाइप का है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वाटर, तो आप इजीली ये वाला बोतल मुझे पकड़ा दोगे। सेम ऐसे ही पाइथन काम करता है। पाइथन की दुनिया में जब आप डेटा को स्टोर करते हो, मान लो आपने एज स्टोर करना है, तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले आपके रैम में से कुछ जगह उठा लेगा। ये होगा आपका रैम। रैम मतलब मेमोरी। ये आपके मेमोरी में से कुछ जगह उठा लेगा। जगह उठाने के बाद वहाँ पे आपका ये जो एज होगा, मान लो आपने 30 से वैल्यू दे दी, ये उठा के इस रैम के ऊपर स्टोर करेगा, और इस 30 को एज नाम का एड्रेस दे देगा। एड्रेस मतलब ये नाम होता है, उस नाम के ऊपर आपने डेटा को स्टोर कर लिया। तो रैम के इनसाइड कुछ जगह लिया गया, उसके इनसाइड 30 को स्टोर किया गया, और उस जगह को नाम दिया गया एज का। जैसे कि आपको नेम चाहिए, तो नेम से आप अपना नेम का डेटा उठा सकते हो, एज से एज का डेटा उठा सकते हो, जेंडर से जेंडर का डेटा उठा सकते हो, ईमेल से ईमेल का डेटा, और पासवर्ड से पासवर्ड का डेटा। जब आप फेसबुक को वापस पासवर्ड टाइप करके दे देते हो, वो
पासवर्ड जो आपने फेसबुक का अकाउंट बनाते वक्त दिया है, वो पासवर्ड वापस आप यहाँ पे टाइप करते हो, तो फेसबुक को कैसे पता कि ये पासवर्ड ही है? क्योंकि उसने आपके डेटा को लास्ट टाइम जब स्टोर किया था वो एक लोकेशन पे स्टोर किया था और उस लोकेशन को नाम दिया था पासवर्ड। तो जब पासवर्ड देते हो तो वो पासवर्ड के साथ ही पासवर्ड को मैच करता है। तो कुछ ऐसे ही आपका पाइथन की दुनिया काम कर रही होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। और अगर मैं आपसे केचप का बोतल मांग लूँ तो आप ये बोतल दोगे, जूस का बोतल मांग लूँ तो आप ये बोतल दोगे। तो रियल लाइफ में हम कुछ इस तरह से कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ये भी वेरिएबल्स का ही एग्जांपल है। ये बोतल एक वेरिएबल है, ये बोतल एक वेरिएबल है, ये बोतल एक वेरिएबल है। इसके इनसाइड जो पड़ा है वो वैल्यू है, डेटा है। यहाँ पे भी वैल्यू डेटा, यहाँ पे भी वैल्यू डेटा। पानी वैल्यू डेटा, केचप वैल्यू डेटा और यहाँ पे जूस वैल्यू डेटा। बाकी सारे ये 3 बोतल्स ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल है और इसको समझने के बाद आपको 100% वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे कि वेरिएबल्स होते क्या है। तो यहाँ पे आप गौर से देख लें, इस साइड पे हमारे पास शूज़ है। अब शूज़ जब आप दुकान से परचेज़ करते हो तो इस तरह आपको नहीं मिलते, वो एक डब्बे की शक्ल में मिलते हैं। तो जब भी आपको ये शूज़ स्टोर करने तो इसके लिए आपको एक डब्बे की नीड पड़ती है। तो शूज़ क्या है? मैंने कहा डेटा। ये डब्बा क्या है? ये कंटेनर है। इसी के इनसाइड ही तो शूज़ स्टोर होते हैं। अच्छा, इस साइड पे देख लो, फिर वापस वाटर है। अब वाटर को मुझे स्टोर करना है तो मुझे बॉटल्स की नीड पड़ेगी। तो बॉटल क्या है? कंटेनर्स है। और इस साइड पे ये वाटर क्या है? ये डेटा है। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमारे पास साल्ट है और उस साल्ट को स्टोर करने के लिए, नमक को स्टोर करने के लिए हमें फिर वापस कंटेनर्स की नीड पड़ेगी और इन कंटेनर्स के इनसाइड हम साल्ट स्टोर करते हैं। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपका किचन है। आप अपने किचन की तरफ चले जाए और वहाँ पे देख लो डब्बे पड़े होंगे। हर एक डब्बे के ऊपर एक लेबल होता है। जैसे कि इसमें अगर शुगर है तो शुगर का लेबल होगा, इसमें नमक है तो नमक का लेबल होगा, इसमें मसाला है पर किस टाइप का मसाला है उसी के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर लेबल होगा। जैसे कि बिरयानी का मसाला, कढ़ाई का मसाला वगैरह। तो एक दफ़ा किचन को विज़िट कर लो और अलमारी को खोल लो और वहाँ पे देख लो कि जितने भी डब्बे पड़े, हर एक डब्बे के ऊपर लेबल चिपका हुआ है। उसके इनसाइड डेटा है, पर किस टाइप का डेटा है वो आपको बोतल के ऊपर या कंटेनर के ऊपर वो लेबल बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे वेरिएबल्स की समझ आ चुकी है कि वेरिएबल्स होते क्या है और वेरिएबल्स का नीड हमें क्यों पड़ती है। और आप मुझे एग्जांपल्स दे सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप मुझे कुछ एग्जांपल दे दें, एटलीस्ट 3, कि इस वक्त जो रियल लाइफ में मैं यूज़ करता आ रहा हूँ उसमें ये चीज़ एग्जांपल है वेरिएबल का और उसमें इस टाइप का मैं डेटा स्टोर करता हूँ। अब समझते हैं कि पाइथन डेटा को कैसे स्टोर करता है। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल को कोई नाम दे देते हैं। वो नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ रूल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने वेरिएबल को नाम देना होता है। और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके थ्रू हम बताते हैं कि आपको स्टोर क्या करना है। और उसके बाद यहाँ पे डेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। आगे इन फ्यूचर लेक्चर है जिसमें आपको बताया जाएगा कितने टाइप के डेटा है जो कि आप वेरिएबल्स के इनसाइड स्टोर कर सकते हो। तो ये रहा पाइथन का सोर्स कोड। सोर्स कोड में हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस साइड पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है। फिर यहाँ पे हमने एक ऑपरेटर का यूज़ किया और उस ऑपरेटर के थ्रू हमने वो नेम नाम के कंटेनर के इनसाइड कुछ डेटा और वैल्यू स्टोर कर ली और इससे आपका नेम नाम का वेरिएबल तैयार हो चुका है। और ये पाइथन का सोर्स कोड है। अब इसको टुकड़ों में डिवाइड करते तो सबसे पहले नेम क्या है? ये वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होती है। अच्छा, तो मतलब एक डब्बा उठाया गया, पाइथन ने आपके मेमोरी से कुछ जगह उठाया, डब्बे की तरह आप उसे समझ सकते हो, और उसको नाम दे दिया नेम। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपने कहा कि चलो ये डेटा दिया जाए नेम को। कौन सी डेटा? ये नीचे वाली डेटा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप पाइथन को बताते हो कि ये डेटा उठा लो, स्टोर कर लो नेम नाम के वेरिएबल में। तो ये जो नसीब खान है ये उठ के आ गया, स्टोर हो गया इस वाले डब्बे के इनसाइड। इन फ्यूचर जब भी आपको वो डब्बा चाहिए, जैसे किचन में आप कहते हो कि मुझे साल्ट चाहिए, नमक चाहिए, तो वही डब्बा उठाया जाएगा जिसके ऊपर साल्ट लिखा होगा। मुझे ये वाली मसाला चाहिए तो वही डब्बा उठाया जाएगा जिसके ऊपर उस मसाले का नाम होगा। तो सेम ऐसे ही आपको नेम चाहिए तो आप सिर्फ नेम कॉल करते हो, नेम से आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ चुका है कि पाइथन करता क्या है। सबसे पहले मेमोरी में कुछ जगह एलोकेट करता है, कुछ जगह उठा लेता है, फिर उस जगह के ऊपर आपका डेटा स्टोर करता है। जैसे कि इस केस में नसीब खान आ रहा है और नसीब खान को इस जगह के ऊपर स्टोर किया गया। अब नेक्स्ट पाइथन करेगा क्या? इस जगह को नाम देगा। नाम अगर नाम ना देते तो हम कैसे यहाँ पे नसीब खान को कॉल करते या इस डेटा को यूज़ करते? तो नाम मस्ट है। तो फिर इस जगह को नेम नाम के वेरिएबल से हम नाम दे देते और उसी नेम के थ्रू हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं वापस। तो एक दफ़ा डेटा को स्टोर कर लो इस नाम के थ्रू, उस डेटा को बार बार आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो।
अब ये ऊपर ऊपर से आपने पढ़ लिया कि पाइथन कैसे डेटा को स्टोर करता है, वेरिएबल क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हमेशा आपने याद रखना है। इसी के थ्रू आप बताते हो कि पाइथन ये चीज़ उठा लो, ये डेटा उठा लो। और उसके बाद ये नसीब खान क्या है, ये डेटा है। ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है। ये उस जगह का, उस लोकेशन का नाम है जहाँ पे आपका नसीब खान स्टोर हो चुका है। तो आप सिर्फ कहते हो कि पाइथन नेम नाम का कंटेनर उठा लो। पाइथन उठा लेता है वो कंटेनर और उससे आप फिर यूज़ करते हो नसीब खान को। आप कहते हो कि किचन से साल्ट नाम का कंटेनर उठा लो। साल्ट नाम का डब्बा उठाया जाता, आप उसकी इनसाइड से उठा लेते हो साल्ट को और नमक को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आ चुका होगा। अब इसे थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देख लें। अभी हमने कहा कि जब पाइथन को आप डेटा देते हो, जैसे कि मैंने कहा ये डेटा उठा लो पाइथन। पाइथन को कुछ ऐसे हम डेटा देते हैं जैसे कि मैंने कहा नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ गए नसीब खान। हो गए काम। अब पाइथन को हमने ये वाली डेटा दे दी। कुछ ऐसा ही हम पाइथन में कोड करते हैं। ये डेटा देने के बाद नेक्स्ट पाइथन का काम क्या है, ये डेटा उठा के स्टोर कर लेता है मेमोरी के इनसाइड। अब उस मेमोरी के भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं। मतलब जैसे कि ये एग्जांपल वापस समझ लो, साल्ट का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको साल्ट नाम का डब्बा चाहिए तो आप कहते हो मुझे साल्ट नाम का डब्बा दिया जाए, तो आपको ये डब्बा मिल गया। नेक्स्ट काम तो ये नहीं होगा कि आप ये पूरा डब्बा यूज़ कर लो, एक ही साथ किसी सालन में ये पूरा डब्बा साल्ट का ख़त्म कर लो या यूज़ कर लो। ऐसे नहीं होता। इसके इनसाइड आपको स्पून मिल जाता, चम्मच मिल जाता। उस चम्मच के थ्रू आप अपने हिसाब से फिर साल्ट को यूज़ करते हो। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये नसीब खान पूरा भी यूज़ कर सकता हूँ और इसमें से एक लेटर भी उठा सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। एक लेटर उठाने के लिए मेमोरी के इनसाइड आपका डेटा को कुछ इस तरह से स्टोर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि नेम नाम का वेरिएबल है, उसके इनसाइड स्टोर कर लो इस डेटा को। ये डेटा स्टोर हो चुकी है। आपको नेम चाहिए तो सिर्फ बोल दो कि मुझे नाम दिया जाए और नाम से आपको ये डेटा मिल जाएगी, पूरा डेटा मिल जाएगी। आप पूरे डेटा को यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ एन चाहिए, तो मेमोरी का ये वाला प्रोसेस भी आप समझ लें। जैसे कि मेमोरी के इनसाइड ये पूरा नाम स्टोर हुआ, पर वहाँ पे छोटे छोटे डब्बे होते हर एक लेटर को स्टोर करने के लिए। मेमोरी के इनसाइड ये पूरा नाम तो स्टोर हो गया, पर हर एक लेटर के लिए सारा छोटा छोटा डब्बा बनाया गया है। उस डब्बे के इनसाइड आपका डेटा स्टोर्ड है। अब आपको पता है कि इस लोकेशन का नाम नेम है और नेम से आप इजीली ये डेटा उठा सकते हो। पर अगर मुझे यहाँ से ये लेटर उठाना, ये लेटर उठाना, ये लेटर उठाना है, ये लेटर उठाना है, या तो फिर ये लेटर, समझ आ रहा है? तो ये सारे लेटर्स आपके पास अलग अलग डब्बों के इनसाइड स्टोर्ड है। मेमोरी कुछ ऐसे काम करता है और हर एक डब्बे का खुद का लोकेशन होता है। देख लो यहाँ पे 0 मतलब N0 लोकेशन पे स्टोर्ड है, A1 लोकेशन पे स्टोर्ड है, S2 पे, E3 पे, E4 पे, B5 पे और स्पेस 6 पे, 7 पे के आ जाता है, H8 पे, A9 पे और N इसी तरह 10 पे। तो अगर आपको नेम नाम के वेरिएबल से सिर्फ और सिर्फ ये N उठाना है तो वहाँ पे आप इंडेक्स नंबर बता सकते हो कि नेम का 0 इंडेक्स पे जो डेटा आ रहा है वही मुझे दिया जाए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेम में से ये N मिलेगा। इसी तरह अगर आप 5 बता देते हो यहाँ पे तो आपको ये B मिलेगा। इसी तरह अगर आप 6 बता देते हो तो आपको यहाँ पे ये स्पेस मिलेगा, खाली जगह। तो यहाँ पे आपने जो डब्बे देखे कि हर एक लेटर के लिए यहाँ पे जो डब्बे बने हैं, इन डब्बों के लिए यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर सिस्टम को। और इसको आप बार बार पाइथन की दुनिया में रिपीट होते देखोगे। और इंडेक्स नंबर सिस्टम हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म हमेशा डिपेंड करता है कि आपके इस नेम नाम के वेरिएबल में कितने करेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे किस वक्त ये 10 पे ख़त्म हुआ, कुछ जगहों पे 15 पे ख़त्म होगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है हमेशा आपके डेटा के ऊपर। डेटा में कितने करेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली ये ख़त्म होता है, पर इसका स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। तो जब भी आपको अपने डेटा में से फर्स्ट लेटर चाहिए तो आप उसके लिए हमेशा 0 मेंशन कर सकते हो। सेकंड लेटर चाहिए तो आप उसके लिए 1। तो ये चीज़ें आगे हम वापस रिपीट करेंगे, पर आपको यहाँ पे समझाया गया कि मेमोरी में आपका डेटा वेरिएबल्स की शक्ल में कैसे स्टोर किया जाता है। इस लेक्चर का हमारा एजेंडा होगा कि हमने समझना है सबसे पहले वेरिएबल्स को, जो कि आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आपको पता है कि वेरिएबल का असल मकसद क्या है और मतलब क्या है। और नेक्स्ट हमने समझना है नेमिंग रूल्स, कि वेरिएबल को नाम देते वक्त किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, किन चीज़ों को यूज़ करना है, किन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और अगर एक दफ़ा आप ये चीज़ यहाँ से सीख लेते हो, ये भी एक टाइप का स्किल है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर्स वेरिएबल को तो नाम दे देते हैं पर बाद में ख़ुद कंफ्यूज रहते हैं कि इस वाले वेरिएबल का काम क्या था।
तो अगर वेरिएबल को नाम देते वक्त आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो आगे जो भी लैंग्वेज आप उठाओगे उसमें कभी भी आपसे वेरिएबल को नाम देते वक्त गलती नहीं होगी, ये गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे तो। नेक्स्ट पर हमने समझना है केसेस को, और केसेस को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स का यहाँ पे वेरिएबल आ जाता। वैसे एज एक सिंगल वर्ड है, वहीं पे माई नेम ये 2 वर्ड्स का वेरिएबल आ चुका है। अब इसको कैसे लिखना है, इसके लिए डिफरेंट टाइप के केसेस बनाए गए हैं, वो हम समझना चाहेंगे। और फिर आगे आपके लिए यहाँ पे चैलेंज रखा गया है, होमवर्क रखा गया है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा डेटा टाइप्स के रिलेटेड होगा। तो थ्योरी हो गई बहुत, तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल कि हम कैसे वेरिएबल्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लो, नेम नाम का वेरिएबल हम बनाते हैं, उसमें मैंने स्टोर कर लिया नसीब खान को। उसके बाद यहाँ पे ईमेल नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे xyz@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं इसे पासवर्ड दे देता हूँ, जैसे कि xyz123 और फिर हैश कॉम हम लिख लेते हैं। ये हमने 3 टाइप के वेरिएबल्स बना लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल समझ आ चुके हैं। वेरिएबल्स एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं, और उन कंटेनर्स में हम डेटा स्टोर करते हैं ताकि उनको हम रीयूज़ कर सकें। इन फ्यूचर जब भी हमें नेम चाहिए होगा तो मैं इजीली लिख सकता हूँ प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट किया जाए। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाइथन, हमारा फाइल है जिसका नाम ऐप, उसको रन कर लो। तो उठा लो, मैंने कहा नेम नाम का कंटेनर कॉल कर लो, कॉल किया गया, उससे उठा लो डेटा, डेटा उठाया गया। डेटा क्या था उसमें, नसीब खान, ईजी। तो कंटेनर्स का काम है डेटा को स्टोर करना। कंटेनर्स को प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स कंटेनर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, पर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आपने इसे वेरिएबल कहना होगा ताकि दूसरे को भी समझ आ सके कि हाँ ये वेरिएबल की बात कर रहा है, कि वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उस डेटा को हम अपने प्रोग्राम में रीयूज़ कर सकें। वेरिएबल्स को नाम देना एक आर्ट है। आर्ट मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नेम है, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं 100% श्योर हूँ कि इसके बदले मुझे यहाँ पे नाम ही मिलेगा। वहीं पे अगर मैं इसके इनसाइड स्टोर कर लूँ एक नंबर को, अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम देख ले, नेम नाम का वेरिएबल बना के उसमें एक नंबर स्टोर करना, क्या कोई सेंस बना रहा, क्या ये मतलब दे रहा, कोई 0% मतलब दे रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपके वेरिएबल के नाम कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि डिफाइन कर सके कि मुझ में किस टाइप का डेटा आ रहा है, और इससे आपका जो कोड है उसको रीड करना ईजी हो जाता है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर का कोड अगर आप उठाते हो तो उसके कोड को अगर आप रीड करते हो तो वो रीड करने में आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, तो इसलिए वो एक अच्छा प्रोग्रामर कहलाया जाता। तो आपको सीखना चाहिए कि वेरिएबल को नाम देते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमें यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके लिए सबसे पहले ये वाली रूल्स देख लो। इन रूल्स में हमें बताया जा रहा है कि वेरिएबल के नाम में हमें कौन से चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। वो स्मॉल लेटर हो सकता है, वो कैपिटल लेटर हो सकता है, और वो अंडरस्कोर सिंबल हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एज, और इसमें यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया एज को। सारे चीज़ें मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो लेटर्स दी है, और इसमें हमने स्मॉल लेटर्स को यूज़ कर लिया। क्या कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, पर आगे जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो पाइथन है उसके 2 हिस्से, एक सिंपल सा पाइथन पढ़ना और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन पढ़ना, इसमें क्लासेस आ जाते हैं। अब क्लासेस को भी हमने नाम देना होता है, जैसे कि वेरिएबल्स को आप नाम देते हो, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर हम वेरिएबल के लिए भी स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं और क्लासेस के लिए भी स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस पता करना कि क्या ये एक वेरिएबल है या क्लास है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि जो छोटी बीसी वाले लेटर्स होते हैं उसको वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इनको क्लास के लिए यूज़ किया जाता। तो आपने कभी भी ये वाला एज नहीं लिखना। अब इसका मतलब एज है और इसका भी मतलब एज है, पर ये वेरिएबल मेमोरी के इनसाइड अलग सा जगह ले रहा होता है, और ये वेरिएबल मेमोरी के इनसाइड अलग सा जगह ले रहा होता, क्योंकि वेरिएबल्स के जो नाम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। एज कभी भी बराबर नहीं होता कैपिटल ए के साथ एज का, तो ये आपने याद रखना है। पर हाँ, कैपिटल लेटर्स को वेरिएबल को नाम देते वक्त इसको अवॉइड कर लो, इसको यूज़ ना कर लो। फिलहाल के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ छोटी बीसी से अपने वेरिएबल को नाम देना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट रूल समझ आ चुका होगा और अंडरस्कोर को भी समझते हैं। तो वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा भी आ सकता जैसे कि अंडरस्कोर, और आगे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम। अच्छा, तो अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर को भी एक करेक्टर की तरह यहाँ पे, वैलिड करेक्टर की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। इससे देख लो हमें कोई एरर नहीं मिल रही। अगर मैं प्रोग्राम को रन कर लूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट रूल समझ आ चुका होगा। इसको इग्नोर कर लो, इसको यूज़ ना करना, मतलब कैपिटल लेटर्स को आपने यूज़ नहीं करना वेरिएबल को नाम देते वक्त। छोटी बीसी का आप यूज़ कर लो। अंडरस्कोर का भी आप यूज़ कर सकते हो, पर क्या ये कोई सेंस बना रहा? नहीं बना रहा। तो यूज़ क्यों करते? दो नामों को आपस में जोड़ने के लिए। क्या मतलब? आगे पढ़ेंगे जब आपको मैं केस समझाऊंगा कि कितने टाइप के केसेस एग्जिस्ट करते। तो फिलहाल इसे भी इग्नोर मार लो। इसको हम लेटर्स के साथ यूज़ करेंगे पर डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। तो इसलिए जो चीज़ें नॉन मीनिंगफुल होंगे उसको आपने अवॉइड करना है वेरिएबल को नाम देते वक्त। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि वेरिएबल के नाम में लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है, मैंने इसमें स्टोर कर लिया यहाँ पे नसीब खान। एक और नेम नाम का वेरिएबल बनाना है तो मैं लिखूँगा नेम 1 इक्वल्स टू, इसमें मैंने लिखा लकी, और फिर नेम 2 इक्वल्स टू, इसमें लिखा मैंने एन के। क्या इस टाइप के नाम वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। हमें तो कहा जा रहा है ना कि वेरिएबल के नाम में लेटर्स होने चाहिए, लेटर्स है। नंबर्स होने चाहिए तो नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिसे हम बता पा रहे हैं कि ये पहला कंटेनर है नेम नाम का, ये दूसरा कंटेनर है नेम नाम का, ये तीसरा कंटेनर है नेम नाम का। तो हम लेटर्स और नंबर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तीसरा नेम देख लो, नेम अंडरस्कोर 3, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे डेटा दे देता हूँ जैसे कि इंसिलेंस। क्या ऐसे नाम भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। देख लो यहाँ पे रूल में बताया जा रहा है लेटर यूज़ कर लो, मैंने कर लिया। कहा जा रहा है नंबर यूज़ कर लो, मैंने कर लिया। कहा जा रहा है अंडरस्कोर यूज़ कर लो, मैंने कर लिया। तब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हर एक वेरिएबल के नाम में इन तीनों चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता कि आप किस टाइप का वेरिएबल के नाम क्रिएट कर रहे हो। क्या उसमें आपको अंडरस्कोर की नीड है तो यूज़ कर लो, नहीं है अवॉइड कर लो। क्या नंबर की नीड है तो यूज़ कर लो, नहीं है तो अवॉइड कर लो। आगे आप बहुत सारा प्रैक्टिस देखोगे जैसे जैसे हम वेरिएबल्स के नाम को बनाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये रूल नंबर 2 भी आपको समझ आ चुका है कि लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके वेरिएबल्स के नाम में। रूल नंबर 3 कह रहा है कि वेरिएबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब एज इक्वल्स टू 23, एज इक्वल्स टू 40, एज इक्वल्स टू 50। ये तीनों अलग 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 वेरिएबल्स हैं, मतलब इसके लिए अलग मेमोरी लिया जाएगा, इसके लिए अलग मेमोरी लिया जाएगा, इसके लिए अलग मेमोरी लिया जाएगा। एक मेमोरी का नाम छोटी बीसी में एज होगा, दूसरे मेमोरी का नाम कैपिटल ए के साथ एज होगा, तीसरा मेमोरी का यहाँ पे जो नाम होगा वो कैपिटल होगा, कुछ ऐसा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी आप वेरिएबल को नाम दे रहे हो तो कभी भी ये बराबर नहीं होता है इसके। तो अगर आप प्रिंट करते हो ए को और वहीं पे प्रिंट करते हो कैपिटल ए को, तो दोनों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी बीसी का जो ए है उसमें 10 स्टोर है, कैपिटल जो ए है उसमें 20 स्टोर्ड है। रूल नंबर 4 हमें कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि इससे कोड को रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और आपके वेरिएबल का जो नाम है वो इजीली एक्सप्लेन कर सके अपने पर्पज़ को कि मैं किस लिए बनाया गया हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एज इक्वल्स टू 30। देख लो ये अपना पर्पज़ डिफाइन कर रहा है कि मैं एज के लिए बनाया गया हो, कि ये मीनिंगफुल है, बिल्कुल है। मैं इन फ्यूचर अगर प्रिंट करता हूँ एज को तो मुझे पता है 100% इससे मुझे एज ही मिलेगा। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल देख लो, नेम इक्वल्स टू नसीब खान। अपना पर्पज़ ये डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये दोनों एक करेक्ट वेरिएबल्स नेम है। तो आपके वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए और ये अपने पर्पज़ को एक्सप्लेन कर ले। आपने ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बनाना कि ये कोई पर्पज़ एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नहीं। सेम इसी तरह ए इक्वल्स टू 10, क्या ये अपना पर्पज़ एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। तो जब हम सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स पे काम करेंगे इन फ्यूचर तो वहाँ पे हमें इस टाइप के नामों को अवॉइड करना है। इस टाइप के नामों को सिर्फ और सिर्फ हमने लूप्स में यूज़ करना है, क्योंकि लूप्स में वहीं पे एक्स क्रिएट हो जाएगा और लूप्स के बॉडी में ही वहीं पे एक्स ख़त्म हो जाएगा। हम फिर उसे बाहर यूज़ नहीं करते, तो उसका मतलब नहीं बनता कि आप उसे कोई मीनिंगफुल नाम दे दो। आप उसको कुछ इस तरह से शॉर्ट नाम दे सकते हो। तो वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होना चाहिए वो एक्सप्लेन कर सके अपने पर्पज़ को कि इस वेरिएबल को किस मकसद के लिए बनाया गया है।
नेक्स्ट रूल हमें कह रहा होता है कि आपके वेरिएबल के नाम में आपने हमेशा स्नैक केस को यूज़ करना है। मतलब अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स का वेरिएबल आ गया तो उसको कैसे जोड़ना है। जैसे कि फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा नसीब, फिर आ गया लास्ट नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा खान। अब इससे तो यहाँ पे देख लो एरर आ रहा है, इस एरर को कैसे ठीक किया जाए। बीच में यहाँ पे ये स्पेस ख़त्म कर लो, काम हो गया। क्या ये रीडेबल है? अगर रीडेबल है तो ठीक है, ओके, इसको ऐसे ही यूज़ कर लो। नहीं तो दो वर्ड्स को अलग करना और फिर जोड़ना भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। अंडरस्कोर का यूज़ करके ये बन जाएगा स्नैक केस। जैसे कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे आल्ट के थ्रू मल्टी कर्सर्स बना के शिफ्ट के साथ माइनस की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बन गए अंडरस्कोर्स। तो फर्स्ट को हमने जोड़ दिया नेम के साथ विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, लास्ट को हमने जोड़ दिया नेम के साथ विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, और ये भी वैलिड वेरिएबल नेम्स होते हैं। लास्ट रूल हमें कह रहा है कि पाइथन के आपने कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना वेरिएबल को नाम देते वक्त। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एज इक्वल्स टू 10, कि पाइथन का कीवर्ड है? नहीं है। कैसे पता चलेगा? ये मुझे वीएस कोड बता रहा है, इसके फॉर्मेटिंग से देख लो। कोड फॉर्मेटिंग, वेरिएबल के नाम अगर वाइट कलर के आ रहा है तो बस ठीक है, वो गुड है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लूँ, अब देख लो गड़बड़ आ चुकी है, इसने कलर चेंज कर लिया। इस कलर से मैं समझ जाऊंगा कि इसमें गड़बड़ है, इसको मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाइथन की दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती है और पाइथन को इसका मतलब पता है। इसका मतलब पाइथन को नहीं पता, ये सिर्फ मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाएगा, पर इस वर्ड का मतलब पाइथन की दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए इसे हमने अवॉइड करना है। नहीं करोगे तो पाइथन के लिए इसका मतलब चेंज हो जाएगा। पहले इसका मतलब जो भी था, अभी पाइथन के लिए इसका मतलब 20 होगा। तो इससे आप ओवरराइड कर रहे हो पाइथन के कीवर्ड्स को। तो पाइथन के जो कीवर्ड्स है उनको आपने अवॉइड करना है। तो आप फॉर को यूज़ नहीं कर सकते, देख लो इसने कलर चेंज कर लिया। आप क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, देख लो इसने कलर चेंज कर लिया। आप इफ़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो जहाँ पे वेरिएबल का नाम कलर चेंज कर लेता है तो समझ लो इस वेरिएबल के नाम में कुछ गड़बड़ आ रही है। आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो कि लिस्ट क्या पाइथन का कीवर्ड है, अगर है तो इसको अवॉइड कर लो, यूज़ मत कर लो। आगे आप इस टाइप के और भी बहुत सारे टाइप के कीवर्ड्स पढ़ने वाले हो, उससे आपको समझ आ जाएगा कि पाइथन के कौन से कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको एज अ वेरिएबल नेम मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। वेरिएबल्स को नाम देते वक्त नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि वेरिएबल के नाम में कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है कि वेरिएबल के जो नाम है वो लेटर से तो स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, पर कभी भी वो स्टार्ट किसी नंबर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बदले आपको एरर मिलेगा। जैसे मैं नेम 1 लिख सकता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, क्या मैं 1 नेम लिख सकता हूँ? नहीं। देख लो इससे एरर आ रहा है, कलर चेंज, तो समझ लो गड़बड़ है। तो आपने वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं करना, बीच में यूज़ कर सकते हो, लास्ट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रूल हमें कह रहा है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, सिम्बल्स नहीं होना चाहिए और स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम और फिर इसके साथ ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ और फिर आगे इसमें डेटा स्टोर कर रहा हूँ, गड़बड़ आ रहा है, क्यों? ब्रैकेट्स यूज़ किए, स्पेशल करेक्टर्स है। अच्छा, कोई सिंबल, चलो ट्राई करते हैं। मैंने लिखा नेम हैश इक्वल्स टू और फिर यहाँ पे लिखा नसीब खान, गड़बड़ आ रही है क्योंकि हैश कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और आगे ये वाला जो कोड है ये इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा, ये रीड नहीं किया जाएगा। कोई और सिंबल ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेम @ टू और इसमें डेटा स्टोर कर लिया। इसमें भी देख लो यहाँ पे एरर आ रही है। तो मतलब स्पेशल सिंबल्स की शक्ल में सिर्फ आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हो, बाकी जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको आप अवॉइड कर लो वेरिएबल को नाम देते वक्त। और स्पेस तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू और इसमें यहाँ पे ये नाम स्टोर कर लिया। देख लो यहाँ पे बीच में गैप है, तो कन्फ्यूज है पाइथन का इंटरप्रेटर कि ये नसीब इसमें स्टोर कर लो या ये नसीब उठा के इसमें स्टोर कर लो। तो स्पेस आपने अवॉइड करना है, स्पेस आपने यूज़ नहीं करना वेरिएबल को नाम देते वक्त। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि वेरिएबल के नाम को अगर आप एक सिंगल लेटर से डिफाइन करते हो, जैसे कि x = 10, y = 20, a = मैंने यहाँ पे XYZ इसमें स्टोर कर लिया, क्या ये कोई सेंस बना रहा है? क्वेश्चन ये, अगर बना रहा है तो यूज़ कर लो, इस वक्त तो कोई सेंस नहीं बना रहा। तो 1 लेटर के जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इनको मत यूज़ कर लो। पर हाँ, लूप्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लूप्स में वहीं पे ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, लूप इसे यूज़ करेगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लूप के ब्लॉक में ही एग्जिस्ट कर रहे होते। तो वेरिएबल को नाम देते वक्त आपने 1 लेटर के जो नाम है उनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल हमें कह रहा है कि वेरिएबल का जो नाम है वो अपने पर्पज़ को एक्सप्लेन कर सके।
अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 पर्पज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बैड वेरिएबल नेम हो गया, नेम इक्वल्स टू नसीब खान, पर्पज़ एक्सप्लेन कर रहा है तो ये गुड वेरिएबल नेम हुआ। तो हमेशा आपके वेरिएबल के जो नाम होंगे वो अपने पर्पज़ को एक्सप्लेन कर ले, कुछ ऐसा आपने वेरिएबल्स को नाम देना है। रैंडम से नाम दोगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। और नेक्स्ट रूल हमें कह रहा है कि कैपिटल लेटर्स को आपने किसी रीज़न की वजह से यूज़ करना है, विदाउट एनी रीज़न आपने कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं करना। जैसे कि कैपिटल ए के साथ मैंने एज लिखा और इसमें डेटा स्टोर कर लिया, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर कैपिटल क्यों यूज़ किया ये कंफ्यूज करेगा नेक्स्ट प्रोग्रामर को, जो कि आपके कोड को वो रीड कर रहा होता है। इसने कैपिटल ए ही क्यों यूज़ किया? वेरिएबल्स में तो ये छोटी बी सी यूज़ होना चाहिए, इसने कैपिटल ए क्यों यूज़ किया? तो कैपिटल कहाँ पे यूज़ होना चाहिए? जब आप इस कोर्स को ख़त्म कर लोगे तो आपको 100% ये श्योर हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर लो, छोटी बी सी यूज़ कर लो, ये कैपिटल लेटर्स को अवॉइड कर लो। नेक्स्ट, अपने बिल्ड इन फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कि लिस्ट होता है, सम होता है, मैक्स होता है, ये कीवर्ड्स है पाइथन की दुनिया में, इनका पहले से मतलब है, तो इनको एज अ वेरिएबल नेम आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका जो मतलब है वो ओवरराइट कर लेते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा मैक्स इक्वल्स टू, कलर इसने चेंज कर लिया, प्रॉब्लम है इसमें, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला। अच्छा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मिन, कलर चेंज कर लिया इसने, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ एज अ वेरिएबल नेम। अच्छा नेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, कलर चेंज कर लिया, सम कलर चेंज कर लिया, फोर कलर चेंज कर लिया। तो इस टाइप के जो वेरिएबल के नाम होते हैं उनको आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इनका मतलब पहले से पाइथन की दुनिया में है। अब रिवाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है वेरिएबल को नाम देते वक्त। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि वेरिएबल के नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, अंडरस्कोर्स होने चाहिए। वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होने चाहिए। वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए और वो अपने पर्पज़ को एक्सप्लेन कर सकें। वेरिएबल के नाम में अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको अपने अंडरस्कोर के थ्रू ज्वाइंट कराना है, ज्वाइन करना है, ग्रुप करना है। वेरिएबल के नाम पाइथन की कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है? तो वेरिएबल के नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम एक सिंगल लेटर से आपने स्टार्ट नहीं करना। वेरिएबल के नाम में एक सिंगल लेटर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सिंगल लेटर से वेरिएबल के नाम को स्टार्ट करते हो विदाउट लूप्स, लूप्स में हम ये कर सकते हैं, पर इससे आपका जो कोड है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता। वेरिएबल के नाम में रैंडम नेम्स नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे नेम जो कि अपने पर्पज़ को एक्सप्लेन ना कर सकें। वेरिएबल के नाम में आपने कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी रीज़न यूज़ नहीं करना, और कभी भी अपने पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनको ओवरराइट नहीं करना। इसके लिए मैं वही रूल यूज़ करता हूँ कि जो फॉर्मेटर होता है वेस कोड के इनसाइड, वो मुझे यहाँ पे कलर के थ्रू बता रहा होता है कि अगर कलर चेंज है तो ये वेरिएबल के नाम में कुछ प्रॉब्लम है। ये पाइथन की दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम सब उसको रीड करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बारी है केसेस को समझना। तो जब भी कोडिंग की बात हो रही हो और जब भी प्रोग्रामिंग की बात हो रही हो, तो 4 किस्म के ऐसे केसेस हैं जिनको आपने याद रखना है, जिनको कोडिंग और प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हो। कोडिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें HTML CSS भी आ जाता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, पर वहाँ पे भी एक टाइप का केस है जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसे हम कबाब केस कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कबाब केस का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बाकी 3 किस्म के जो केसेस है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो आ जाता है स्नैक केस। स्नैक केस में हम चीज़ों को कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि सांप जो कि ज़मीन के साथ चिपका होता है, कुछ इस तरह से सांप जा रहा होता है। सेम ऐसे ही आपके सारे लेटर ज़मीन के साथ चिपके हुए होते हैं, और जो स्पेस है वो ऊपर चला जाता है, उसको वापस ज़मीन के साथ चिपकाने के लिए अंडरस्कोर का हम यूज़ करते हैं। तो 2 वर्ड्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम इस टाइप के केस का यूज़ करते हैं। पाइथन की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केस यही स्नैक केस होता है, जिसमें अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता। सारे लेटर्स आपको छोटी BC में मिलेंगे, बीच में आपको अंडरस्कोर मिलेगा, इसको स्नैक केस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यूज़र का नाम है, कुछ इस तरह से हम उनको ज्वाइन करा सकते हैं। और सेम ऐसे ही टोटल मार्क्स यहाँ पे 999, अगर कहीं पे कांस्टेंट आ जाता है, जैसे कि इस वक्त ये वेरिएबल्स है, अब वेरिएबल्स का जो डेटा है वो चेंजेबल है, मतलब इन फ्यूचर हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्कोर होता है, इस वक्त स्कोर अगर किसी ने बनाया वो 10 है, पर मैच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसका स्कोर अपडेट हो सकता है, स्कोर अपडेट हो सकता है। अब इस वक्त स्कोर में क्या स्टोर्ड है? स्कोर में फाइनल वैल्यू 200। तो मेमोरी में जो स्कोर नाम का कंटेनर बनाया गया
उसमें इस वक्त जो स्टोर्ड है वो है 200, क्योंकि 10 को रिप्लेस किया 100 ने, फिर 100 को रिप्लेस किया 200 में, और लास्ट में इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यही 200 है। तो इनको कहते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स का जो डेटा है वो चेंज हो सकता है। पर एक और होता है जिसे कांस्टेंट कहा जाता है, पर कांस्टेंट का डेटा हमेशा फिक्स्ड रहती है। इसके लिए प्रोग्रामर्स वही स्नेक केस ही यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स आप यूज़ कर रहे हो, पर कांस्टेंट में हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैक्स अंडरस्कोर लिमिट, और जैसे कि API अंडरस्कोर की। तो इससे दूर से पता चल जाता है प्रोग्रामर्स को क्या इनका डेटा हम चेंज कर सकते हैं ईजिली। इनका डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको कांस्टेंट की शक्ल में प्रोग्राम की दुनिया में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में यूज़ किया गया है। तो ये प्रोग्रामर्स के कुछ केसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से बात करते हैं कि भाई ये वेरिएबल है, इसके डेटा को आप चेंज कर लो, ये कांस्टेंट है, इसके डेटा को चेंज ना कर लो। तो देख लो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का भी मकसद होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कि कहाँ पे हमें स्मॉल लेटर्स यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने चाहिए। स्नेक केस के बाद नेक्स्ट केस आ जाता है कैमल केस के नाम से। तो यहाँ पे लिखते हैं कैमल केस। कैमल केस में हम चीज़ों को कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब यहाँ पे वर्ड्स को हम कुछ इस तरह से कंबाइन लिखते हैं, कोई स्पेस नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता, पर हाँ हम यहाँ पे वर्ड्स के स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के साथ खेल रहे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है उसमें सारे लेटर्स छोटी BC में होने चाहिए, जो नेक्स्ट वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए। कुछ ऐसे ही कैमल केस बनाए जाते हैं। जैसे कि कैमल को देख लो, वो कुछ इस तरह से होता है, मान लो ये उसका सर है, फिर कुछ इस तरह से ये ऊपर, फिर कुछ इस तरह से ये उसका दुम, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, और ये बन गया कैमल। तो देख लो यहाँ पे सर इसका नीचे है, पर इसका जो पीठ है वो सर से ऊपर है, तो सेम ऐसे ही ये सर ये पीठ बन गया कैमल केस। और इस टाइप के केस को ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फुल नेम इक्वल्स टू नसीब खान, और सेम ऐसे ही स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे देख लो फर्स्ट वर्ड हमेशा छोटी BC में होना चाहिए, स्मॉल केस में होना चाहिए। बाकी आगे अगर एक वर्ड आ रहा है, दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन सभी के स्टार्टिंग लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। और इससे देख लो ये वाला जो वर्ड है, ये वेरिएबल का जो नाम है वो रीडेबल है। क्या हमें पाइथन में इसे यूज़ करना चाहिए? अगर आप चाहते हो आपके जो टीम मेंबर्स है जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर पहले से डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें किस टाइप के केस को यूज़ करना चाहिए। तो वहाँ पे अगर कैमल केस का यूज़ किया जा रहा है तो आप भी यूज़ कर सकते हो। वैसे इस टाइप के केस को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग में और उसके प्रोजेक्ट्स में आप ज़्यादातर इस टाइप के केस को देखने वाले और एक्सपीरियंस करने वाले हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है पास्कल केस। पास्कल केस में हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, कुछ ऐसे, बिल्कुल कैमल केस की तरह ही। कैमल केस में फर्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होता है, पर इसमें हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। अब कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है? तो मैक्सिमम टाइम आप किसी भी लैंग्वेज में जब क्लासेस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पास्कल केस मिलेगा। तो मतलब मैक्सिमम टाइम क्लासेस के नामों के लिए हम पास्कल केस का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूर से हमें पता चले कौन सा क्लास है, दूर से हमें पता चले कौन सा वेरिएबल है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पास्कल केस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। प्रोग्रामर स्मार्ट है, उन्होंने ये रूल स्टार्ट में बनाए हैं, तो फिर इससे जो कन्फ्यूजन है 100% वो दूर हो जाता है कि कहाँ पे क्लास आ रहा है, कहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो पास्कल केस का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखोगे हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। इस टाइप के केसेस को हम पास्कल केस कहते हैं। तो जब भी आगे हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं तो समझ लो वहाँ पे हमें ये वाला केस यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट केस जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो रहेगा कबाब केस। बिल्कुल कबाब की तरह ही है, तो यहाँ पे बीच में हाइफन आ जाता है कबाब केस में। जैसे कबाब देखा होगा, कुछ इस टाइप का सीख होता है, यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा, यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा, यहाँ पे गोश्त का टुकड़ा, यूँ समझ लो ये वर्ड गोश्त का टुकड़ा है और इसके बीच से यहाँ पे ये सीख जा रही है कुछ इस टाइप का। तो ये बन गया कबाब केस। कहाँ पे यूज़ किया जाता है इस टाइप के केस को? ज़्यादातर आप URLs में इसे देखोगे और ज़्यादातर आप इसे CSS में देखोगे। CSS में वहाँ पे जब भी प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है या क्लासेस की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम कबाब केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर, जैसे कि फ़ॉन्ट
साइज़। तो जब आप CSS को एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे इस टाइप के केसेस को सबसे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। URLs में भी होता है। मैंने यहाँ पे एक URL कॉपी किया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें देख लो यहाँ पे हाइफन का यूज़ किया गया है, मतलब कबाब केस का यूज़ किया गया है। तो एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कौन से वो 4 केसेस थे और हमें कौन सा केस यूज़ करना चाहिए। तो केसेस में सबसे पहला स्नैक केस, जिसमें सारे लेटर्स छोटी BC में और मल्टीपल वर्ड्स के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैमल केस में फर्स्ट वर्ड छोटी BC में और नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल सिर्फ होना चाहिए। और फिर आ जाता है पास्कल केस में हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। फिर आ जाता है यहाँ पे कबाब केस में बीच में यहाँ पे हाइफन आ जाता है जब भी आपने मल्टी वर्ड्स को आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होता है। तो हमें इस वक्त पाइथन में कौन सा केस यूज़ करना चाहिए? ज़ाहिर है स्नैक, क्योंकि पाइथन के नाम में पाइथन स्नैक आ रहा है, तो स्नैक केस हम यहाँ पे वेरिएबल्स को नाम देते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त आपने फाइनल कर लिया होगा कि हमें वेरिएबल के नाम में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने स्नैक केस का ख्याल रखना है, जब भी मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं क्या वहाँ पर आप स्नैक केस को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। वेरिएबल के नाम जितने ज़्यादा हो सके मीनिंगफुल होने चाहिए, तो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। और जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके वेरिएबल का नाम उतना ही शॉर्ट रख लो, पर वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे अपने प्रीफिक्सेस भी यूज़ करने हैं अपने वेरिएबल्स के नाम के साथ। जैसे कि यहाँ पे इस नाम का प्रीफिक्स है हमारे पास, और काउंट नाम का प्रीफिक्स है, टोटल नाम का प्रीफिक्स है। इनको हम कुछ इस तरह से वर्ड्स के साथ या वेरिएबल के नाम के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि इज़ लॉगिन और इज़ वैलिड, या तो पहले लिख सकते इज़ ट्रू। कुछ इस तरह से हम इज़ नाम का जो वर्ड है वो बाकी वर्ड्स के साथ हम प्रीफिक्स कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के नाम में। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे काउंट को कुछ इस तरह से हम कंबाइन और प्रीफिक्स कर सकते हैं, जैसे कि काउंट आइटम्स और काउंट मेंबर्स। सेम ऐसे ही टोटल है, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं टोटल मार्क्स और टोटल अमाउंट। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट से आगे आपको कभी भी वेरिएबल को नाम देते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो आपका फेवरेट पार्ट था उसको आप कमेंट कर सकते हैं। पाइथन एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? बाकी लैंग्वेजेस में स्टार्ट में आपको कीवर्ड लगानी होती है, जैसे कि x10 आपको स्टार्ट में बताना होता है कि x में किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो मैक्सिमम काम आप यहाँ पे करते हो, तो जो कंपाइलर होता है वो कम काम कर रहा होता है, तो पाइथन सारा काम कंपाइलर पे छोड़ लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमें इंटीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्लोट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लेट लगाने की, कॉन्स्ट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने यहाँ पे लिखा x = 10। हमें बताना ही नहीं है पाइथन को कि इसमें किस टाइप का डेटा ओनली आना चाहिए। क्या x में ओनली नंबर ही आना चाहिए? नहीं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि x = यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया नसीब खान, x = यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया ट्रू, x = यहाँ पे मैंने इसमें लिस्ट स्टोर कर लिया, और इस चीज़ को डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता। अब पाइथन स्टार्ट में देख लेता है, जब भी आप इस लाइन के साथ प्रोग्राम को रन करोगे तो रन होते ही उसी वक्त पाइथन को समझ आ जाता है कि इसमें किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस वक्त इसमें नंबर आ रहा है। फिर पाइथन ने वापस देखा कि अच्छा x की वैल्यू चेंज हुई, अब क्या आ रहा है? अब स्ट्रिंग आ रहा है। अब क्या आ रहा है? अब बूलियन आ रहा है। अब क्या आ रहा है? अब यहाँ पे इसी सेम कंटेनर की इनसाइड लिस्ट आ रही। तो एक सिंगल वेरिएबल के इनसाइड हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं होता कि सिर्फ इसमें नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि C++ जैसे लैंग्वेजेस में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें नंबर स्टोर करना है तो इसके सामने आपको इंटीजर लगाना होगा, और ये फिक्स्ड हो जाता है। इस x में नंबर के सिवा कुछ और आप स्टोर नहीं कर सकते, वरना उसके बदले आपको एरर मिल जाएगा। पाइथन ये चीज़ हमारे लिए आसान कर लेता है, इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद आती है और इसे स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग जर्नी को। डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब कि इसमें यहाँ पे जो कंटेनर्स होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते कि इसमें सिर्फ इस टाइप का डेटा आना चाहिए। इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने नंबर स्टोर कर लिया, इन फ्यूचर हम इसको चेंज करके इसमें कुछ और स्टोर कर सकते हैं, फिर हम इसे चेंज करके इसमें कुछ और स्टोर कर सकते हैं, फिर हम इसे चेंज करके इसमें कुछ और स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो डेटा टाइप है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए पाइथन को डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता। पाइथन हमें अलाउ करता है कि एक सिंगल लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना के उनको वैल्यूज़ देते। अब सबसे पहले ये समझ लो असाइनमेंट होती क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम = और यहाँ पे लिखा नसीब खान, तो ये है एक ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट का काम करता है। इसका काम है कि लेफ्ट साइड का जो कंटेनर है उसको असाइन करके देना राइट साइड का डेटा। ये रहा डेटा और ये है वेरिएबल।
वेरिएबल को डेटा कौन देता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम इस वक्त असाइन कर रहे हैं नसीब खान को नेम में। अच्छा, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिल्कुल ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब पाइथन इस चीज़ के लिए भी हमें अलाउ करता है, जैसे कि x इक्वल्स टू मैंने लिखा 10, y इक्वल्स टू मैंने लिखा 20, फिर z इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पे 30। अब इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे, x कॉमा वाई कॉमा z इक्वल्स टू मैंने लिखा 10, 20 और 30। अच्छा, ये चीज़ भी काम करती है, बिल्कुल करती है। आप प्रोग्रामिंग में ये चीज़ देखने वाले हो, अगर किसी ने पहले से कोड लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। x को वही पहली वैल्यू मिलने वाली है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, पर z इक्वल्स टू 30। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इस साइड पे जितने कंटेनर्स होंगे, अगर कंटेनर्स 3 है तो इस साइड पे वैल्यूज़ भी 3 होने चाहिए। अगर इस साइड पे एक वैल्यू बढ़ जाती है और इस साइड पे अगर एक कंटेनर बढ़ जाता है, तो जो यहाँ पे कंटेनर्स है वो 4 है पर वैल्यूज़ यहाँ पे 3 है, तो इसके बदले आपको एरर मिल सकता। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ 4 है पर इस साइड पे कंटेनर्स 3 है, तो इसके बदले भी आपको एरर मिल सकता। तो मतलब लेफ्ट साइड के जो कंटेनर्स है वो राइट साइड के वैल्यूज़ के इक्वल होना चाहिए। अगर ये एक बढ़ जाती है या एक बढ़ जाती है तो इसके बदले आपको एरर मिल सकता। और इनका सेपरेशन हमेशा कॉमा के साथ होता है, तो कॉमा को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को यहाँ पे सेपरेट करने के लिए। तो मल्टीपल वेरिएबल्स आपको बनाने हैं तो कोमा सेपरेशन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उनको वैल्यूज़ देने हैं तो कोमा सेपरेशन के थ्रू आप उनके वैल्यूज़ को भी यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जिसको आपने अवॉइड करना है। पर ये कोड देख लो, ये रीडेबल है, ये कोड रीडेबल है, तो हमने इसको फॉलो करना है। अगर आप किसी के कोड में ये चीज़ देख लेते हैं तो पढ़ाने का मतलब यही था कि आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक और टाइप का भी कोड आपके सामने आ सकता है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू 10, फिर लिखा b इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा c इक्वल्स टू 10। इसको एक सिंगल लाइन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे ये जो कोड है और ये जो कोड है दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो इस कोड को शॉर्ट करके कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर C को प्रिंट करूँगा तब भी 10 मिलेगा, B को प्रिंट करूँगा तब भी 10 मिलेगा, A को प्रिंट करूँगा तब भी 10 मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाला कोड है इसको मैं एक दफ़ा कमेंट करता हूँ। इस कोड को एक दफ़ा टेस्ट करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को। आप कमेंट कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x में क्या स्टोर्ड है, ये आखिरी वाला 30 या तो फिर ये 10। ज़ाहिर है ये 10 होगा। तो प्रोग्राम को रन करते, मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करके वापस एक दफ़ा टर्मिनल को ओपन करके लिखूँगा पाइथन, मेरा ऐप नाम का फ़ाइल है, इसको रन कर लूँ। तो x में यहाँ पे स्टोर्ड है 10। अच्छा, y में क्या स्टोर्ड है ये देखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं y, कहा जा रहा है y में 20 स्टोर्ड है, y में 20 स्टोर्ड है। अब सेम ऐसे ही मुझे रिजल्ट देखना है ये नीचे वाले कोड का भी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 मिल रहा है c को, फिर वही c से 10 उठाया जा रहा है b के लिए और फिर a के लिए। तो मतलब ये 10 इसको मिला, फिर c मिला b को, b मिला a को। तो ओवरऑल सबके पास यहाँ पे और यहाँ पे 10 10 10 आ चुका है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहेंगे सबसे पहले a को, फिर प्रिंट करना चाहेंगे b को और फिर प्रिंट लास्ट में करना चाहेंगे c को। अब प्रोग्राम को रन कर दें तो हमें 10 10 10 सभी यहाँ पे वेरिएबल्स दे रहे होंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। वेरिएबल्स को प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया, यहाँ पे बनाते हैं कंटेनर इक्वल्स टू, और इसमें मैंने लिखा नसीब इज़ टीचिंग पाइथन। अच्छा, अब इनको अगर मुझे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना है तो मिनी कंटेनर्स बना लेंगे, जैसे कि x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा नसीब, और फिर y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा इज़, और फिर यहाँ पे z इक्वल्स टू और इसमें आ जाएगा टीचिंग पाइथन। हो गया काम यहाँ पे। अच्छा, इस लाइन को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे सिर्फ कंटेनर का नाम लेना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए लगा लेता हूँ प्रिंट फंक्शन और कहेंगे कंटेनर को प्रिंट किया जाए, कंटेनर। अच्छा, अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा नसीब इज़ टीचिंग पाइथन। अब इनको प्रिंट करना है तो इनको प्रिंट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आ जाएगा x, फिर आ जाएगा y, फिर आ जाएगा z। अब इनको प्रिंट करते हैं, सब अलग अलग लाइन में आ रहा है, मुझे इन सब को एक साथ ही प्रिंट करना है, एक साथ प्रिंट करना है। तो इसके लिए ये 2 लाइंस हम डिलीट मार लेते हैं,
यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट के इनसाइड आप कोमा सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कुछ ऐसे। इससे भी प्रिंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी वापस आप डेटा को देख ले प्रिंट करके। नसीब इज़ टीचिंग पाइथन। और एक और चीज़, यहाँ पे हम बीच में प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्लस और कोमा दोनों में फ़र्क होगा। कोमे के थ्रू आप सिर्फ बता रहे हो कि सबसे पहले ये प्रिंट कर लो, फिर स्पेस, फिर ये प्रिंट कर लो, फिर स्पेस, फिर ये प्रिंट कर लो। वो स्पेस हम तो बता नहीं रहे, पर हाँ कोमे की जगह पे हमें एक स्पेस मिल जाती है खुद ब खुद, पाइथन दे देता है। अगर मैं इनको रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे प्लस के साथ, और यहाँ पे भी इसे प्लस के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। अब इनको रन करते हैं तो देख लो, नसीब इज़ टीचिंग पाइथन, ये नसीब इज़ टीचिंग, ये सब कंबाइन हो गए, इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा। अगर हमें स्पेस चाहिए तो दो तरीके होंगे। पहला, यहाँ पे आप स्पेस इनके साथ ऐड कर लो, प्लस लगा के यहाँ पे बता दो कि एक स्पेस, फिर यहाँ पे भी प्लस लगा के यहाँ पे बता दो एक स्पेस। अब इससे आपका प्रोग्राम बिल्कुल रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट होगा। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे स्पेस दे दो इसे, या तो फिर इसके बाद एक स्पेस चाहिए, नसीब के बाद एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा तरीका कौन सा है? ये जो हमने अभी लिखा था, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। आप प्रोग्राम को वापस रन कर लो तो देख लो रीडेबल फॉर्मेट में हमारा कोड हमारे लिए प्रिंट हो रहा होगा। वेरिएबल को आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू और यहाँ पे नसीब खान नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब फिलहाल मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ज़ाहिर है हमें इसके बदले नसीब खान मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सबसे पहले DEL मतलब डिलीट, और इसके बाद यहाँ पे इसे नेम दे देते हैं। अब इस लाइन को मैं एक दफ़ा कमेंट कर लेता हूँ, या तो फिर इसी लाइन को हम यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं। अब आल्ट की पकड़ के रखो, डाउन एरो प्रेस कर लो, इस तरह आप किसी भी लाइन को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसे नीचे रखा, नीचे रखने के बाद अब वापस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें एक एरर मिल रहा है कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, नेम नाम का कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो है, बिल्कुल है, पर इसे यहाँ पे क्या किया गया, डिलीट किया गया। तो वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से DEL के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। वेरिएबल का स्कोप होता है, स्कोप मतलब कि वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 10। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया एक फंक्शन, उसको नाम दे दिया यहाँ पे XYZ। फंक्शंस क्या होते हैं आगे का टॉपिक है, फिलहाल हमने समझना है क्या इस वाले वेरिएबल को हम इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन की बॉडी है, कॉलन लगा के आप फंक्शन को बताते हो कि ये आपकी बॉडी है। आपका इंडेंटेशन जब तक मेंटेन रहेगा तब तक आपका कोड रहेगा। इंडेंटेशन आपका ख़त्म हो गया, आपका कोड ख़त्म हो गया, आपकी बॉडी ख़त्म। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी होती है, ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी के सर से मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से और फिर ये एंडिंग पॉइंट तक जितनी चीज़ें होंगी वो आपके बॉडी का हिस्सा है। ये चीज़ें आपके बॉडी का हिस्सा है। आपकी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे ख़त्म। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, इसका ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, इसको हम वैसे ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए ये इंडेंटेशन आपको ख़त्म करना होगा। फिलहाल हमने यहाँ पे लिख लिया कि प्रिंट कर लो एक्स को, प्रिंट का स्पेलिंग ठीक करते, और अभी तक इंडेंटेशन मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब अभी भी हम इसके बॉडी में मौजूद है। और एट द मोमेंट जैसे ही मैं इंडेंटेशन को ख़त्म कर लेता हूँ तो इसकी बॉडी ख़त्म हो गई। इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इस पॉइंट पे ख़त्म हो गई, इंडेंटेशन ख़त्म। तो ये जो कोड है ये इसके बॉडी का हिस्सा नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को रन करता हूँ XYZ, और अब प्रोग्राम को रन कर दें। अच्छा, तो 10 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 10 को हम यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा लेता हूँ। अब प्रोग्राम को वापस रन कर दें तो देख रहे हो कि 10 यहाँ पे बाहर भी प्रिंट हो रहा है और इस फंक्शन के बॉडी में भी प्रिंट हो रहा है। इसलिए इस टाइप के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि ये एक्सेसिबल है कहीं पे भी, जहाँ भी आप इसे एक्सेस करना चाहते हो इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका ग्लोबल स्कोप नहीं होता, पर हाँ लोकल या तो फिर ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब जैसे कि इसके बॉडी में आप कोई वेरिएबल बना लो, मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू 20। अब मैं यहाँ पे y को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं y को। वैसे आपने ये सीख लिया कि कोमा लगा के हम यहाँ पे इस तरह भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। x के लिए हमें 10 मिलेगा, y के लिए हमें 20 मिलेगा। अच्छा चलो प्रोग्राम को रन करके एक दफ़ा इसको कंफर्म करते हैं। बिल्कुल 10 ये ऊपर के प्रिंट से आ रहा है, और ये जो 10 है ये यहाँ पे इस x के प्रिंट से आ रहा है, और ये जो 20 है ये यहाँ पे y के प्रिंट से आ रहा है।
क्या ये y बाहर एक्सेस कर सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया x को, x तो हमें इसके बदले दे रहे हैं ना 10, क्या ऐसे ही y को प्रिंट कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं y। देख लो सबसे पहले तो एरर मिल रहा है। किस टाइप का एरर? y इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो y है वो इस फंक्शन के बॉडी में मौजूद है। इसकी बॉडी जैसी एट द मोमेंट ख़त्म हो गई, उसकी चीज़ें उसके बॉडी के साथ ख़त्म हो चुके, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते बाहर। अच्छा, तो y को यूज़ करना है। फिलहाल तो देख लो ये एक एरर दे रहा है, मिल रहा है ना एरर। पर अगर आप चाहते हो कि ये जो इनसाइड y है इसका इस वक्त लोकल स्कोप है या फंक्शन स्कोप है, ये y सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के बाहर कोई भी इंसान इसे एक्सेस नहीं कर सकता, वरना उसको क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब ब्लॉक के इनसाइड जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ उस ब्लॉक का हिस्सा होता है, ब्लॉक के बाहर उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, यही कहना चाह रहे हैं हम। और इसको आप समझ लें। अगर इसको मुझे एक्सेस करनी है तो इसके लिए ये तरीका होगा, आप यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर लो जिसका नाम है ग्लोबल। उसके सामने वो वेरिएबल का नाम आपने देना है जिसको आपने ग्लोबल करना है। जैसे कि मुझे y को ग्लोबल करना है। अब देख लो एरर जा चुकी है। इसका मतलब ये y आपने इसके बॉडी के इनसाइड बना लिया, पर इसे इसके बॉडी के ख़त्म करने के बाद भी आप इसे यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि आपने उसके इनसाइड ही इसे कहा कि ग्लोबली इस y का एक्सेस सबको मिले। अब इस y को भी आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अब प्रोग्राम को वापस रन करके देख लो, तो यहाँ पे हमें y का आंसर मिल रहा होगा, जो कि y 2 दफ़ा हमने प्रिंट किया है। एक इसके बॉडी के इनसाइड, यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल रही है। दूसरा इसके बॉडी के बाहर, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो दो टाइप के आपने वेरिएबल देखे। एक वो वेरिएबल जो कि ग्लोबली डायरेक्टली अवेलेबल है, इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर लो, किसी बॉडी के इनसाइड, बॉडी के बाहर वगैरह। पर एक ऐसे वेरिएबल जो आप किसी के बॉडी के इनसाइड बना लेते हो, मतलब वो फंक्शन की बॉडी हो सकती है, वो इफ़ की बॉडी हो सकती है, वो लूप की बॉडी हो सकती है वगैरह, पर आप उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। पर अगर एक्सेस करना है तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना है, उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम आपको देना है, उसके बाद ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो उसके बॉडी के बाहर भी। वेरिएबल्स में आपको जितना पता होना चाहिए उससे 10 गुना आपने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सीख ली हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का जो शो है वो हो जाती है ख़त्म। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे चैलेंजेस है, आपने इन चैलेंजेस को फुलफिल करना है। सबसे पहले अपने वेरिएबल्स बनाने। योर नेम, अपने नाम के लिए एक वेरिएबल बना लो और उसमें अपना नाम स्टोर कर लो। अपने एज के लिए वेरिएबल बना लो, उसमें अपना एज स्टोर कर लो। अपने सिटी के लिए जहाँ पे आप रहते हैं उसके लिए वेरिएबल बना लो और उसमें उस सिटी का नाम स्टोर कर लो। कंट्री के लिए वेरिएबल बना लो, वहाँ पे कंट्री स्टोर कर लो जहाँ पे आप रहते हैं। फिर फेवरेट फूड के लिए वेरिएबल बना लो और इसमें आपने गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइंट कराने हैं और कौन सा केस यूज़ करना है वो आपको पता है। और इसमें फिर अपने फेवरेट फूड को स्टोर कर लो। फिर ड्रीम जॉब आपका कौन सा है उसके लिए वेरिएबल बना लो और उसमें अपना ड्रीम जॉब को स्टोर कर लो। और लास्ट में इन सभी को आपने प्रिंट करना है, चाहे आप कोमा यूज़ कर लो, चाहे आप प्लस यूज़ कर लो। पर याद रख लो, अगर एक जगह पे जैसे कि एज है, एज में अगर कोई नंबर आ रहा है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा बता देता हूँ। एज में हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा 19। अच्छा, नेक्स्ट कंट्री में मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया पाकिस्तान। अब इन दोनों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं एज कोमा कंट्री कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ और इससे मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। कंट्री को टिक करते हैं, कंट्री। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, बिल्कुल 19 पाकिस्तान रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बीच में यूज़ करता हूँ प्लस को, अब प्रोग्राम को रन करते हैं, मिल गया ना एरर, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। और ये क्या है? नंबर है। नंबर प्लस के थ्रू क्या होता है? जमा होता है, ऐड होता है। अच्छा, ये प्लस के थ्रू टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्केटिनेट होता है, मतलब ये एक टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है। आप चाहते हो कि इन दोनों को ग्रुप किया जाए तो प्लस का आप यूज़ करते हो, इसके थ्रू ये दोनों टेक्स्ट ग्रुप हो जाएंगे। पर अगर वहीं पे टेक्स्ट की जगह पे हम नंबर लिख लेते हैं जैसे कि 20 और फिर 30, तो ये प्लस यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप तो नहीं करेगा, पर हाँ जमा करेगा। 20 को 30 के साथ जमा करके आपको आउटपुट में 50 दे देगा। अच्छा, तो नंबर्स को हम कभी भी इसके साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, पर अगर करना है तो इसको बंद कर लो डबल कोट्स में। अब ये नंबर नहीं, नंबर की शक्ल में ये स्ट्रिंग हुआ। प्रोग्राम को वापस रन कर लो तो अब आपको एरर नहीं मिलेगा। 19 पाकिस्तान कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जब भी आपको प्लस यूज़ करना है तो वहाँ पे देख लो क्या नंबर आ रहा है। अगर नंबर आ रहा है तो इसको तो प्लस नहीं किया जा सकता टेक्स्ट के साथ, इसका टाइप आपको कन्वर्ट करना होगा। टाइप कैसे कन्वर्ट किया जाता, नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन सीखना है। पर फिलहाल आपके यहाँ पे चैलेंजेस की बात करते हैं, तो इनके लिए वेरिएबल्स बना के उनको प्रिंट कर लो, चाहे कॉमा सेपरेशन के थ्रू आपको प्रिंट करना है, चाहे प्लस के थ्रू आपको प्रिंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम मैंने दिए हैं, इनमें आपने फाइंड आउट करने हैं कौन से गुड वेरिएबल्स नेम है और कौन से बैड वेरिएबल्स नेम है।
इनमें से अच्छे और बुरे वेरिएबल्स को आपने अलग करना है और फिर आपने बताना है क्यों वो वेरिएबल नाम अच्छा है और क्यों वो वेरिएबल नाम बुरा है। अगर बुरा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो उसका रीज़न भी आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे फाइंड डेटा अकॉर्डिंग टू दियर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपने बताना है कि नेम में क्या स्टोर्ड है इन तीनों में से, और फिर एज में क्या स्टोर्ड है इन तीनों में से, और फिर सिटी में क्या स्टोर्ड है इन तीनों में से। इसका आंसर देना है।